नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम भारत के कुछ जो प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उनको देखेंगे। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अक्सर इनसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो कुछ प्रमुख फैक्ट हैं उनको आप याद करने का प्रयास रखिएगा। तो पहला हम देख लेते हैं चंद्रयान। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मिशन रहा है वो चंद्रयान रहा है। तो अभी जो है चंद्रयान पहले चंद्रयान 1 छोड़ा गया था 2008 में। उसके बाद जो है 2019 में जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो हम देख लेते हैं इसके जो कुछ प्रमुख बातें हैं। तो पहले देखते हैं चंद्रयान 1 को। तो चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को जो है लॉन्च किया गया था। और कौन से रॉकेट से? PSLV C11। तो ये रॉकेट का नाम है, PSLV रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया था। तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देख ही लिया था कि रॉकेट दो जो अभी वर्तमान में भारत इस्तेमाल करता है वो दो तरह की यूज़ करता है। एक तो PSLV सीरीज़ है और दूसरी कौन सी? GSLV। तो जो भारी रॉकेट होते हैं वो GSLV रॉकेट से जो है भारी जो उपग्रह होते हैं या फिर जो भारी जो इस टाइप के जो कार्यक्रम होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है तो उसको GSLV से लॉन्च किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। और PSLV जो है उससे थोड़ा कम पावरफुल है। तो चंद्रयान जो 1 है वो PSLV C11 नामक रॉकेट से जो है उसको लॉन्च किया गया था। तो वही लिखा हुआ है। पहला प्रमुख बिंदु क्या है कि चंद्रमा के लिए समर्पित भारत का जो है ये पहला मिशन है। तो भारत का जो पहला मिशन है ये। फिर दूसरा बिंदु क्या है? यह अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया था। यानी कि ये अपने साथ जो है ध्वज तिरंगा को लेकर गया था जो क्या करेगा, मून पे जाके उसका काम था लगाना, उसको तिरंगे को लहराना मून पर। फिर था वही लिखा हुआ, इस ध्वज को मून इम्पैक्टर प्रोब ने, तो ये मून इम्पैक्टर प्रोब के माध्यम से जो है इसकी चंद्रमा की सतह पर जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लहराया गया था वहाँ पर, यानी वहाँ लगाया गया था, स्थापित किया गया था। तो वही लिखा हुआ, उस ध्वज को मून इम्पैक्टर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर क्या किया? स्थापित किया। फिर क्या है? अब ऐसा करने वाला जो भारत है वो छठा देश बन गया। इससे पहले जो है चंद्रमा पे जो है कौन कौन अपना अभियान कर चुका है? अमेरिका कर चुका है, रसिया कर चुका है, चाइना ने किया है, यूरोपीय संघ है उसने ने किया है, जापान ने भी किया हुआ है। उसके बाद भारत ऐसा छठा देश बन गया जो चंद्रमा पर जो है इस तरह के कार्यक्रम अभियान कर चुका है, करने में या फिर सफल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं चंद्रयान 2 को देख लेते हैं। तो चंद्रयान 2 आपने इसको देखा भी होगा, लाइव कवरेज आया था इसका टीवी दूरदर्शन पे, तो आप लोगों ने देखा भी होगा और ऐसे कार्यक्रम आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो चंद्रयान 2 जो है कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई को 2019 को ये लॉन्च हुआ था। और इसके लिए जो है किसका इस्तेमाल किया गया था रॉकेट का? तो GSLV Mark 3 M1। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम क्या है? तो नाम क्या है? GSLV Mark 3 M1। तो अगर अभी आप ये भी याद रखते हैं GSLV Mark 3 तो उतने से भी आपका काम चल जाएगा, आप वहाँ पे तो ये गेस हो जाएगा थोड़ा। तो इसकी प्रमुख बात देख लेते हैं। पहली प्रमुख बात क्या है? चंद्रयान 2 जो है ऐसा पहला मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित है। यानी कि इसका टारगेट क्या है? मान लीजिए आपका चंद्रमा रहा तो ये नॉर्थ पोल हो गया चंद्रमा का, ये साउथ पोल हो गया। तो चंद्रयान 2 कहाँ उतरेगा? यहाँ उतरा हो, यहाँ के लिए जो है रिसर्च करने के लिए वो भेजा गया है। फिर क्या है दूसरा? चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत तीन चीज़ें थी। चंद्रयान 2 जो भेजा गया है मिशन के अंतर्गत तीन चीज़ें थी। पहला था ऑर्बिटर। ऑर्बिट का काम क्या होता है? ऑर्बिटर जो होता है वो क्या करता है? चंद्रमा का ये जो ऑर्बिट है, मान लो कोई एक ऑर्बिट में वो चक्कर काटेगा, यहाँ पे ऑर्बिटर स्थापित हो गया। अब ऑर्बिटर के अंदर होता है लैंडर। वो लैंडर क्या करेगा? जाके चंद्रमा पर लैंड करेगा जाकर के। तो एक छोटा सा कैप्सूल, मान लो आप कैप्सूल है ये लैंडर, वो लैंड कर गया। अब लैंडर के अंदर एक चीज रखी थी, रोबोट एक रखा था। कौन सा रखा था? उसका नाम था प्रज्ञान रोवर। तो एक इसके अंदर रोवर रखा होता है। तो इसके अंदर तीन कंपोनेंट हो गए ना, आपके तीन कंपोनेंट हो गए चंद्रयान में 2 अभियान के अंतर्गत। तो पहला कंपोनेंट क्या होगा कि एक ऑर्बिटर होगा, फिर ऑर्बिटर से लैंडर निकलेगा, लैंडर पहुंचेगा कहाँ? चंद्रमा की सतह पे पहुंचेगा। और चंद्रमा की सतह पे पहुंचने के बाद क्या था? इसके अंदर एक रोवर यानी रोबोट रखा था। कहने का मतलब एक काइंड ऑफ रोवर होता है
जिसमें पहिए वहिए लगे होते हैं, जो चंद्रमा की सरफेस पे इधर उधर घूम सकता है। उसके अंदर बैटरी वगैरह होती है, कुछ उपकरण होते हैं, उससे वो अध्ययन करता है वहाँ की सतह का, वहाँ के वायुमंडल का। अगर कहीं वायुमंडल अगर होता है तो चंद्रमा पर, लेकिन वायुमंडल तो है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को अध्ययन करने के लिए कुछ उसके पास उपकरण होते हैं, रोवर के पास। अब रोवर क्या करेगा, रोवर जो है सिग्नल देता है लैंडर को, और लैंडर पहुंचाता है सिग्नल को कहाँ, ऑर्बिटर को। यानी कि ये ऑर्बिटर का मेन काम क्या होता है, ऑर्बिटर सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। क्योंकि पृथ्वी आपकी मान लो यहाँ पे है, अब यहाँ के जो टावर लगे हैं भारत के, पृथ्वी यहाँ पे पृथ्वी पे जो भारत के जो केंद्र हैं, यहाँ से सैटेलाइट को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, तो वहीं से जो है इसको नियंत्रित करते हैं। तो पहले क्या सिग्नल भेजेंगे हम ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर सिग्नल भेजेगा इस तरह से रोवर को। तो इसलिए जो है जो ऑर्बिटर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो समझ गए होंगे आप। तो यही लिखा हुआ जो चंद्रयान-2 मिशन है उसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर होता है, एक लैंडर था और एक रोवर शामिल है। लैंडर को जो नाम दिया गया, क्या नाम दिया था, विक्रम। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम था, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। ये 2 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे आपके, तो ये याद रखिएगा आप। हालांकि आपने देखा होगा जब ये लैंडिंग हो रही थी तो चंद्रमा पे जब ये चंद्रयान-2 पहुंचा था, उसके ऑर्बिटर जो यहाँ पे कक्षा में, तो ऑर्बिटर तो सही सलामत पहुंच गया था। लेकिन जब लैंडर को लॉन्च किया गया था तो उससे संपर्क टूट गया था बाद में। तो उससे क्या हुआ, इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई, यानी कि हार्ड लैंडिंग भी बोलते हैं या फिर क्रैश लैंडिंग बोलते हैं। तो वो टकरा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, संपर्क बाद में स्थापित नहीं हो पाया हमारा। तो ऑर्बिटर ने उसको हालांकि आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पर जो है लैंडर टकराया हुआ पड़ा हुआ, नहीं उसकी साइट को पहचान लिया गया था। तो इससे जो है जो चंद्रयान-2 है अपने पूरा मकसद जो था उसका वो पूरा नहीं कर पाया, अभियान जो था। लेकिन हालांकि उसकी सफलता को हम पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आंशिक रूप से सफल रहा। क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटर है वो काफ़ी जो है अन्वेषण कर रहा है अब लगातार, और उसकी जानकारियाँ जो है पृथ्वी तक जो है भारत को पहुँचा रहा है। तो जो चंद्रयान-2 अगर मिशन में अगर पूछा जाए आपसे कि सफल रहा या असफल रहा, तो ये पूरी तरह तो नहीं सफल रहा, लेकिन आंशिक रूप से सफल रहा है। तो अभी हाल ही में देखा भी होगा आपने, जो इसरो ने चंद्रमा की नई जो फोटो ऑर्बिटर के द्वारा ली गई थी उनको जारी भी किया गया था। तो ये जो है इसकी कुछ सफलताएं हैं इस मिशन की। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था भारत की दृष्टि से, तो क्या था, मंगलयान। तो मंगलयान जो अभियान था ये कब लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो और इसको जो है कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो PSLV 25 से। तो PSLV 25 नामक रॉकेट से इसको मंगलयान को जो है लॉन्च किया गया था। आपको पता है पृथ्वी से जो है मंगलयान की दूरी तो बहुत ज़्यादा है, मंगल ग्रह की। तो इसलिए जो मंगलयान को जो पहुंचने में जो समय लगा था तो वो बहुत ही अधिक लगा था। तो ये पहुंचा कब था, ये 24 सितंबर 2014 को ये मंगल ग्रह की कक्षा में वहाँ पे प्रवेश किया था। और इसकी खास बात क्या थी, मंगलयान जो है मंगल ग्रह पे जो है एक ही प्रयास में भारत ने पहुंचा दिया, यानी कि भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला ये पहला देश है। इससे पहले अमेरिका ने भेजा है मंगलयान, मतलब मंगल ग्रह पे बहुत सारे अपने उपग्रह, तो चाहे रसिया का ले लो, चाइना का ले लो। तो इस तरह के इन तरह के देशों ने भेजा तो है, लेकिन पहले ही प्रयास में जो पहुंचा देने वाला जो कौन सा देश है, वो भारत देश ही, जिसने अपना मंगलयान जो है पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक भेज दिया था। और ऐसा करने वाला भारत जो है 5वां देश है जो मंगल ग्रह पे जो है अपना मंगल की कक्षा में अपना अन्वेषण करने के लिए एक यान भेजा है। तो ये रहे इसके कुछ प्रमुख तथ्य। ये पुराना हो चुका है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली करंट अफेयर्स में जो वही से जो होता रहता है इम्पोर्टेंट वही माना जाता है। तो ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि तैयारी कर रहे हैं आप हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अभियान हमने अब तक कर लिया है, कौन कौन से अचीवमेंट है। तो कभी आपको लिखने को आ जाए कि क्या क्या अचीवमेंट अपने इसरो ने भी प्राप्त की हैं इसरो के द्वारा, तो ये सारी लिख सकते हैं कि हम चंद्रयान भेज चुके हैं, मंगलयान भेज चुके हैं। इसी तरह आगे आने वाले समय में हम गगनयान भेजने वाले हैं, तो उसको भी आगे देखेंगे हम। गगनयान देखने से पहले हम देख लेते हैं गगन को। तो गगन एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो नेविगेशन का मतलब समझ गए होगे आप, दिशा सूचक, यानी कि हमको
डायरेक्शन देने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो ये जो प्रोग्राम चलाया गया है वो किसके लिए चलाया गया है? जो मेनली जो भारत में जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उनके डायरेक्शंस के लिए चलाया गया है। तो इसको कौन चला रहा है? ये परियोजना जो है, ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तो AAI के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। इसरो और जो भारतीय विमानपत्तन यानी कि इंडियन एविएशन अथॉरिटी है, AAI बोलते हैं, AAI, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका कार्य क्या होगा? ये भारतीय वायु क्षेत्र हेतु क्या है? GPS उपलब्ध कराएगा। GPS का मतलब पता ही होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि आप पृथ्वी पे जो आप हैं अगर, तो आपकी पोजीशन क्या है, तो उसके लिए जो है, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल मैप जो होता है किसके आधार पर कार्य करता है? वो GPS के आधार पर ही कार्य करता है। इसीलिए आपने देखा होगा मोबाइल में फंक्शन होता है, बोलता है कि GPS को ऑन रखें। GPS ऑन रहेगा आपका तभी जो आप है उस फीचर का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे आपको जाना है किसी स्थान पर, आप वहाँ का लोकेशन डाल देते हैं तो वहाँ का रूट दिखा देता है कि आप इस माध्यम से जा सकते हैं वहाँ। तो ये जो है जो भारत का जो गगन प्रोग्राम है वो केवल मेनली किसके लिए है? वो एयर ट्रैफिक रूट के लिए है। जो भारत में जो वायुयान उड़ते हैं भारत के सरफेस के ऊपर, उसके लिए है। और इसका कवरेज एरिया कितना है? तो भारत का जो क्षेत्र है बस उतना ही क्षेत्र है, यानी भारत के एरिया का, भारत का ही जो मुख्य वायु क्षेत्र है उसी तक की इसकी सीमा है। तो ये रही इसकी कुछ बातें। अब इसको चलाते कैसे हैं, यानी ये कार्यक्रम चल कैसे रहा है? तो इस कार्यक्रम में जो है 7 उपग्रह संचालित हैं टोटल इसके अंदर, यानी कि 7 उपग्रह जो हैं इसमें काम कर रहे हैं इसके लिए। फिर क्या है, इसके साथ ही यह आयन मंडल का भी क्या है, अध्ययन करेगा। तो आयन मंडल आपको पता है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह में जो वायुमंडल है वहाँ पे आयन मंडल पाया जाता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा ये। तो आयन मंडल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है GPS पर? GPS की जो लोकेशन होती है, एक्यूरेसी होती है, उस पर क्या इम्पैक्ट डालता है वो, उसका अध्ययन भी ये करेगा। आगे दे रखा, विमानन क्षेत्र में सहायता के अलावा ये सुरक्षा एजेंसियों, दूरसंचार उद्योगों, समुद्री मार्गों से संबद्ध जानकारियां भी प्रदान करेगा। तो इस तरह की भी जानकारियां वो प्रोवाइड कराएगा। कोई भी सुरक्षा एजेंसी है तो उसको अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो सुरक्षा एजेंसी को प्रोवाइड कराएगी, या फिर जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसके लिए, और समुद्री जो मार्ग होते हैं, जो जहाज चलते हैं समुद्री जहाज, उनके मार्गों के लिए से संबंधित कोई भी जानकारी ये प्रोवाइड कराएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो आपका है वो क्या है? नाविक। तो ये भी क्या एक है, ये भी जो है GPS टाइप का ही है ये। इसका इस्तेमाल लेकिन जो है भारत के जो लोग हैं, यानी कि जो वहाँ की जनता है, वो भी इस्तेमाल इसका कर सकती है। तो अभी जो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिका का GPS है उसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका का है ये, जो GPS नाम है वो अमेरिका का ही है, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उसका GPS हो गया। तो अमेरिका का हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गूगल आप देखते हैं, गूगल मैप, वो अमेरिका के द्वारा जो है संचालित है। अभी भारत ने भी जो है अपना खुद का लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? नाविक। और ये इसका अगर देखें साइंटिफिक नेम क्या है, तो IRNSS क्या है नाम है इसका? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको दिख गया है रीजनल R, और यहाँ पे क्या आपका GPS है, यानी ग्लोबल। तो जो अमेरिका जो सुविधा प्रदान करता है वो पूरे विश्व को प्रदान करता है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी कैपेसिटी नहीं है अभी। हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं, किसको प्रोवाइड करा रहे हैं? जो भारत का क्षेत्र है, यानी भारत और भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको हम कह सकते हैं दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से अपनी सर्विस ये प्रोवाइड कराएगा। तो वही लिखा हुआ, यह भारत का अपना GPS है। इस कार्यक्रम के तहत भी जो है 7 उपग्रहों का क्या उपयोग किया जा रहा है। तो 7 उपग्रह हैं, इनमें से जो है 3 उपग्रह जो हैं वो कहाँ पे स्थापित हैं? वो भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित हैं। तो हमने इससे पहले वाले आपको वीडियो में बता ही दिया था। अगर ये पृथ्वी है तो हमने आपको बताया था कि ये पृथ्वी की से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या मिलेगा आपको? भूस्थैतिक कक्षा मिलेगी, यानी इस ऑर्बिट में। तो इस वाले ऑर्बिट में ये 3 सैटेलाइट लगे हुए, यानी एक मान लो सैटेलाइट यहाँ पर है, एक सैटेलाइट यहाँ पर है, एक सैटेलाइट यहाँ पर है। और जो अन्य 4 उपग्रह हैं वो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं। वो सन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? वो ऐसे ऐसे चक्कर नहीं काटेंगे, वो ऐसे ऐसे चक्कर करेंगे, यानी कि पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इस तरह से काटेंगे। और उनकी जो ऑर्बिट होती है वो नीचे होती है, यानी कम होती है, यानी वो इस वाले ऑर्बिट में आएंगे, जो इसके बीच की ऑर्बिट होगी वहाँ पे स्थापित होते हैं।
तो आपको इस समझ में आ गया होगा। तो 3 जो उपग्रह हैं वो कहाँ पे स्थापित होंगे, वो भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित होंगे, और 4 जो होंगे वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं इसको। तो ये वाली हो गई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और ये वाली हो गई सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इसको क्यों बोलते हैं, अब ये भी समझ लीजिए। देखिए ये पृथ्वी हो गई, ये यहाँ पे सूरज हो गया। तो अगर कोई भी चीज अगर ऐसे चक्कर काटेगी, यानी कि जो इक्वेटर है उसके परितः चक्कर काटेगी, उसके साथ साथ काटेगी, तो पृथ्वी की छाया पड़ जाएगी यार। यानी कि पृथ्वी कभी सैटेलाइट ऐसी ऐसी स्थिति में होगा कि वो सूरज की रोशनी के पीछे होगा, यानी वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन जो सन सिंक्रोनस होते हैं वो सैटेलाइट ऐसे चक्कर काटते हैं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये हमेशा जो है सन की रेंज में रहेंगे, यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश है इन पे हमेशा पड़ता रहता है। तो इसीलिए इनका नाम है सन सिंक्रोनस, यानी कि सूर्य के समकक्ष हमेशा एक समकक्ष बने रहेंगे वो। तो सूर्य से उनकी जो है ये उनका कभी भी अलग, यानी कि उनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा जो है सूर्य के कांटेक्ट में ये रहेंगे, ऐसे समझिए आप। तो ये ऑर्बिट को बोलते हैं सन सिंक्रोनस, और इस वाले ऑर्बिट को बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। तो 2 ही ऑर्बिट होती हैं। तो यही लिखा हुआ 4 उपग्रह जो हैं वो सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किए गए हैं। ये हो गया नाविक। अब आगे देख लेते हैं यह अपनी सेवाएं कहाँ तक देगा, अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो यह अपनी सेवाएं देगा, मान लो ये भारत की ये सीमा है, तो भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक का ये कवर करेगा, यानी कि 1500 किलोमीटर मान लो ये आया क्षेत्र, तो यहाँ ऐसे ऐसे ये पूरे ऐसे, इधर भी 1500 किलोमीटर ऐसे। तो ये इस तरह से जो है 1500 किलोमीटर की दूरी, यानी यहाँ से भी 1500 किलोमीटर दूर, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर, यहाँ से भी 1500 किलोमीटर दूर, यानी कि अपने जितना भी जहाँ तक बॉर्डर है भारत का, वहाँ से जो है 1500 किलोमीटर दूर तक ये अपनी सुविधाएं या फिर सर्विस सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये खास बात है इसकी। फिर यह 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। इसमें जो है सेवाएं जो हैं 2 प्रकार की होंगी। एक होगी जनरल, यानी कि साधारण सेवाएं ऐसी सेवाएं होती जो सभी लोगों के लिए हैं, यानी कि उन पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, वो सबके लिए फ्री में अवेलेबल हैं। तो वो हो गया आपको इसके लिए जो है आपके पूरे पड़ोसी देश हैं, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस टाइप के मालदीव हो गए, अन्य देश भी इन सेवाओं को लाभ ले सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। दूसरा क्या है, प्रतिबंधित, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्टेड जो सेवाएं होती हैं, यानी रिस्ट्रिक्टेड जो सर्विसेज हैं, वो केवल कुछ विशिष्ट लोग ही, जिनको यानी गवर्नमेंट परमिशन देगी, उन्हीं को ही, उनके लिए ही अवेलेबल होंगी। जैसे देश की सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, और अन्य किसी को भी दे सकती हैं, जिसको गवर्नमेंट चाहे वो उसका एक्सेस देगी, यानी वो उसका एक्सेस कर सकेंगे। बाकी सबके लिए वो ब्लॉक रहेंगी सेवाएं। तो 2 तरह की ये सेवाएं प्रदान करेंगे। चलिए, अब ये नाविक तो हमने देख ही लिया है। अब जो आप सोच रहे होंगे कि आपके मोबाइल में तो नाविक ऐप नहीं दिखाई देता है, तो अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें जो है ये चिपसेट लग करके आ रही है। तो अब जो नए मोबाइल लेंगे आप 4G, वहाँ पे आपको नाविक चिपसेट लगी हुई मिलेगी। अब देख लेते हैं गगनयान को। तो गगनयान क्या है, ये भारत का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो टारगेट ये रखा गया है कि दिसंबर 2021 तक जो हम इसको हासिल कर सकें, यानी गगनयान को दिसंबर 2021 तक लॉन्च किया जा सकता है, आगे सब कुछ ठीक रहा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी छलांग रहेगी अंतरिक्ष कार्यक्रम में। क्योंकि इसके अंतर्गत होना क्या है कि पृथ्वी ये आपकी हो गई, और पृथ्वी से जो है लो ऑर्बिट, यानी कि लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की जो ऑर्बिट होती है, यानी कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर एक हम अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम भेजेंगे, जिसमें अपना यान भेजेंगे। कहने का मतलब उसके अंदर क्या होगा, हमारे जो अंतरिक्ष यात्री होंगे वो भी उसके अंदर जाएंगे। और ये भारत का ऐसा पहला मिशन होगा जिसमें हम अपने 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री को जो है पृथ्वी की निम्न कक्षा में 1 हफ्ते के लिए, यानी लगभग जो 1 सप्ताह के लिए जो है लोगों को भेजा जाएगा। वहाँ पे जो रिसर्च करनी होगी वो रिसर्च करेंगे, उसके बाद ये फिर वापस अपना लौट आएंगे। तो ये भारत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने इससे पहले कभी भी मानव को जो है स्पेस में नहीं भेजा है। तो यह भारत का जो है पहला मानव के साथ होगा अंतरिक्ष कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी की निचली कक्षा में, तो लो ऑर्बिट में रहेगा 1 सप्ताह के लिए। तो 1 सप्ताह के लिए जाएंगे ये, और साथ ही में जो है अंतरिक्ष यात्री जो जा रहे हैं उनकी सहायता के लिए, तो उनकी सहायता के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम क्या रखा गया, व्योममित्र, जाएगा। तो अगर कोई दिक्कत आती है किसी तरह की, या फिर
किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी अगर जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वहाँ, तो उनकी हेल्प करने के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र। तो नाम पूछा जा सकता है आपका क्या है, तो व्योम मित्र नाम याद रखिएगा। और ये कैसा है, एक हाफ ह्यूमनॉइड है। हाफ इसलिए लगाया गया, हाफ का मतलब क्या हो गया, आधा। क्यों? क्योंकि इसके पैर नहीं हैं, जो ये रोबोट जाएगा साथ में उसके पैर नहीं हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट। अब ह्यूमनॉइड रोबोट होता क्या है, तो ह्यूमनॉइड रोबोट वो रोबोट होते हैं जो देखने में आदमी के जैसे दिखते हैं, यानी कि जो मनुष्य है, मानव है, उसके जैसे दिखने में लगेगा। जैसे आपने देखा होगा हॉलीवुड की बहुत सारी मूवियाँ होती हैं, या फिर अपनी भारत की मूवी आपने देखी होगी रोबोट, तो वो भी क्या है, जो रजनीकांत की एक्टिंग की है रजनीकांत ने रोबोट में, तो वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट यानी कि मानव के जैसे दिखने वाला रोबोट। तो आप समझ गए होंगे ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होते हैं। तो यहाँ पे उसका नाम याद रखिएगा कि व्योममित्र जो है वो कौन है, तो वो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जो गगनयान प्रोग्राम के तहत जो है अंतरिक्ष में जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। और इनकी ट्रेनिंग वेनिंग के लिए तो अभी यहाँ भारत में कोई सुविधा है नहीं, तो इसके लिए जो है ये रूस में जाएंगे अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जीरो ग्रेविटी में रहेंगे, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह करके जानी पड़ती है। तो वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे पहले ये अंतरिक्ष यात्री भारत के, फिर उसके बाद जो है पूरा जो अगर ठीक ठाक रहा तो दिसंबर महीने में जो है 2021 के ये लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं फिर इसके आगे क्या क्या इसमें सफलता रहती है इसकी है। और ये मानव के लिए, भारत के लिहाज से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बहुत कम देश ही हैं जो मानव को अंतरिक्ष में भेजने में सक्सेस रहे हुए हैं। या फिर तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने यहाँ पे पूरा देख लिया अपना भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और साथ ही में क्या, इसको बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है ये, इसको करंट से जोड़ते रहिएगा हमेशा, क्योंकि जो नए आएंगे, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होगा, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होता है, तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड करते रहिएगा। हालाँकि हम भी जो है नए वीडियोज़ को प्रोवाइड कराते रहेंगे, और साथ में आप भी ध्यान रखिएगा कि कौन से मैगजीन में कौन से अगर कोई लॉन्च होता है किसी प्रकार का न्यूज़ में, तो उसको आप अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ध्यान इस पे था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाया जा सके, क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाएंगे, फिर कोई भी नया रॉकेट लॉन्च होगा तो आप उसको रिलेट करके जोड़ लेंगे, खुद का नोट भी तैयार कर लेंगे। तो समझना मेन है, समझ जाएंगे तो याद करना कुछ नहीं पड़ेगा। बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, नाम वगैरह, डेट वगैरह, बस वही याद करना पड़ता है, बाकी तो समझना होता है आपको। तो चलिए आज का वीडियो फिर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।